वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 3.67 पर। मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था रेगुलर मेजर इंस्पेक्शन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। थोड़ा सा अजीब पार्ट था, तो आप इसको अपने तरीके से इसे लिख लें। जिससे मैं फिर से समझा देता हूं आपको। ये कहना चाहते हैं इलस्ट्रेशन 2 में, व्हाट हैपन इफ कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट इंस्पेक्शन, प्रीवियस पहले जब कोई पार्ट हमने रिप्लेस किया था या पहले कभी इंस्पेक्शन करवाया था, मेजर इंस्पेक्शन, जिसको हमें कैपिटलाइज करना है। रेवेन्यू वाले की तो बात ही नहीं, रेवेन्यू तो P&L में चले जाएगा। तो कोई मेजर इंस्पेक्शन किया था, वाज नॉट आइडेंटिफाइड इन द ट्रांजेक्शन इन विच आइटम वाज एक्वायर्ड। तो जो आइटम, जैसे आपने बड़ी सी मशीन खरीदी, उसमें एक पार्ट बदलवाया या उसका इंस्पेक्शन करवाया पहले, तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है 5 लाख रुपए की। अब उस 5 लाख रुपए में आप क्या करोगे कि जो प्रीवियस इंस्पेक्शन था वो डी रिकॉग्नाइज करना है, और जो नया इंस्पेक्शन है या पार्ट वो प्लस करना है। एक पार्ट आपने निकलवा के नया डाल दिया, ठीक, तो आपको क्या करना है कि पुराने वाले को हटाना है और नए वाले को लिखना है। तो जो पास्ट इंस्पेक्शन और पास्ट पार्ट, प्रीवियस पार्ट था, वाज और वाज नॉट आइडेंटिफाइड। अब उस असेट में ये आइडेंटिफाइड नहीं है आपको, या है, दोनों कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? डी रिकॉग्नाइज। आंसर क्या है? डी रिकॉग्नाइज ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑकर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस पार्ट इंस्पेक्शन वाज आइडेंटिफाइड। यानी प्रीवियस पार्ट की कॉस्ट आपको आइडेंटिफाई हो या ना हो, आपको डी रिकॉग्नाइज करना है। तो अब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सुनो। मुझे पता होता कि उस मशीन में वो वाला पार्ट, जब मैंने मशीन खरीदी थी 5 लाख में, आज से कुछ साल पहले, तब वो पार्ट इस मशीन में 10,000 का था। कितने का था? 10,000 का था। तो मेरे लिए आसान है कि 10,000 वाला पार्ट में माइनस कर दूं और जो नया पार्ट लाया हूं वो 12,000 का वो प्लस कर दूं, तब तो मेरे लिए इजी। लेकिन अगर मेरे पास आइडेंटिफाइड ही नहीं है तो भी ये क्या बोल रहे हैं? डी रिकॉग्नाइज करो। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम 3rd नंबर इलस्ट्रेशन पर आते हैं। What will be your answer in the above question if it is not practicable for an enterprise to determine carrying amount of replaced part? ये जो replaced part है, इसकी carrying amount हमें practically possible नहीं निकालना कि 10,000 है। पता होती तो आप माइनस कर दो, पता ही नहीं है आपको। खरीदा नया पार्ट, वो पता है 12 का है, लेकिन ये पुराना कितने का था पता नहीं। क्योंकि पहले हम जो मशीन खरीद के लाए, जैसे आप अपने घर में रेफ्रिजरेटर खरीद के लाते हो, तो रेफ्रिजरेटर की पूरी कॉस्ट है 50,000। अब उसमें क्या वो कंपनी वाले आपको बताते हैं कि कंप्रेसर की कॉस्ट ये है और उसकी बॉडी की कॉस्ट ये है, इसके इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट ये, बताते हैं क्या? नहीं। अब आपका जब आज से कुछ साल बाद फ्रिज खराब हुआ तो उसमें कंप्रेसर बदला, तो अब कंप्रेसर 12,000 में बदला, तो 12,000 प्लस कर दो, वो ठीक है। लेकिन पुराना कंप्रेसर था कितने का पता नहीं, तो डी रिकॉग्नाइज कैसे करोगे? तो अगर प्रैक्टिकल ना हो अमाउंट, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना, तो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं इट में यूज द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट और एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ फ्यूचर सिमिलर इंस्पेक्शन। यानी आप इतना बड़ा भी ना लिखते हुए क्या लिख दोगे? एस्टिमेटेड कॉस्ट में बी डी रिकॉग्नाइज एंड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू पार्ट में बी रिकॉग्नाइज। बस। तो इस पूरे में आपको एक ओवरव्यू लेना है, इनकी वर्ड टू वर्ड लाइन मत पढ़ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। मेन मीनिंग इतना ही था कि इफ इट इज प्रैक्टिकेबल देन प्रीवियस पार्ट डी रिकॉग्नाइज एंड न्यू पार्ट रिकॉग्नाइज। बस एक लाइन में बात खत्म। चलिए अब आते हैं इस एज का मेन पार्ट, मेजरमेंट ऑफ पीईपी। मेजर करना तो दो बात। नंबर 1 पहला लिखा मेजरमेंट एट रिकॉग्नाइजेशन, एट रिकॉग्निशन पॉइंट, यानी जब पहली बार, वहां लिख लो आप चाहो तो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइजेशन, एक रिकॉग्नाइजेशन के ऊपर लिख लो फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइजेशन। पहली बार जब हम कोई असेट को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पीपी अकाउंट डेबिट करते हैं, पीपी अकाउंट डेबिट करोगे, इसका मतलब तो वही आजकल पहले फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट होता था, अब पीपी अकाउंट डेबिट। तो पीपी अकाउंट डेबिटेड इट मींस रिकॉग्नाइज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज। तो वो किस प्राइस पर? तो क्या लिखा है? एट रिकॉग्नाइजेशन मींस इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन, एट फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइजेशन, कॉस्ट मॉडल, और आगे लिख लो ऑलवेज। यानी हमेशा इनिशियली तो कॉस्ट पे ही लिखना चाहिए, रिवैल्यूएशन पर नहीं। पहली बार जब आप लिखते हो, फर्स्ट टाइम जब आप एक्वायर करते हो कोई असेट,
कंस्ट्रक्ट करवाते हो तब फर्स्ट टाइम एक्चुअल पे लिखो। फिर हर बैलेंस शीट डेट पे क्या लिखा, आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना, वहां लिख लो एट ईच बैलेंस शीट डेट, या आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन वर्ड ही रहने दो चलो, क्योंकि हो सकता है हर बैलेंस शीट डेट पे रिवोल्यूशन करना जरूरी नहीं है, तो आप सिर्फ इतना लिखो आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन। कॉस्ट मॉडल भी अडॉप्ट कर सकते हो या रिवोल्यूशन मॉडल, ये एक नया चेंज था AS10 में, पुराने में नहीं था। पुराने में हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट रिवोल्यूशन होता था, लेकिन इस तरह से नहीं लिखा था। यहां अल्टरनेट दिया है कि दोनों ऑप्शन, आप चाहो तो कॉस्ट पे ही चलने दो या आप चाहो तो रिवोल्यूशन करते जाओ। कब करना है रिवोल्यूशन, कैसे करना है, ये भी हम आगे पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है अगले पेज पर, measurement at recognition, an item of PPE that qualify for recognition means that qualify recognition criteria, that is it gives future economic benefit, and number 2 cost can be measured reliably, then it should be recognized। तो ये क्राइटेरिया जिस दिन मेट हो, जिस दिन कंप्लीट हो, वहां रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। an asset should be measured at its historical cost, its original cost। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट में क्या लें, तो कॉस्ट ऑफ एलिमेंट का नीचे एक टेबल दे रखी है, देखो आप दिख रही है। तो अभी हम इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन पढ़ेंगे, फिर हम रिवोल्यूशन का पार्ट पढ़ेंगे। ये एसमेंट का बड़ा है, तो हो सकता है आज हम सिर्फ ये पढ़ें। फिर रिवोल्यूशन कैसे होगा, कब कब होगा, कितने इंटरवल पे करना है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसको कहां लिखना है वो बाद में पढ़ेंगे। तो कॉस्ट, अब आप जनरल सेंस में आज तक क्या समझते हैं, तो जनरल सेंस ही लगाना कि जैसे हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में मटेरियल का मैंने तुमको पूरा चार्ट लिखवाया था, गोडाउन गेट तक के एक्सपेंसेस, वही यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम है। मशीन में या किसी भी असेट में आपने पहले भी सुना है, 11th-12th क्लास में ही पढ़ा है कि असेट परचेज करने से लेकर उसको इंस्टॉलेशन तक, यानी ट्रायल रन करने तक के खर्चे जो होते हैं वो कैपिटलाइज होते। ये बात बहुत नॉर्मल, सबको मालूम, वो यहाँ पर भी। तो अप टू इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड, इनकम टैक्स में एक वर्ड बोला था पुट टू यूज, मीन्स रेडी टू यूज। तो रेडी टू यूज कब होता है, जब आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, चलाकर देख लिया, हो गया कंप्लीट लिया। अब आप एक्चुअल प्रोडक्शन करें या ना करें वो बात अलग है, रेडी टू यूज है ना, बस। तो वहां तक के एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होते हैं, बात हम पहले भी सुन चुके हैं और वही बात यहां पर भी लिखी है। अब देखो क्या क्या इंक्लूड आइटम है, क्या एक्सक्लूड, बहुत बढ़िया दिया हुआ, अलग से आपको कोई फॉर्मेट की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया दिया हुआ है। इंक्लूड में क्या दिया, परचेज प्राइस, क्या दिया हुआ, परचेज प्राइस। परचेज प्राइस के नीचे आप क्या लिख लोगे, अच्छा पहले मैं पढ़ा देता हूं फिर लिख पाता हूं। नंबर 1 परचेज प्राइस, नंबर 2 डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, और नंबर 3 डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटीज। स्टार बनाओ, आरक्यू लिखो, आरक्यू नहीं सॉरी डी लिखो, बल्कि आरक्यू के लिए क्वेश्चन चाहिए मुझे, तो आरक्यू के क्वेश्चन में बताऊंगा। और एक्सक्लूड में क्या लिखा वो पढ़ेंगे हम। तो पहले तो हम बात करते हैं कि क्या क्या इंक्लूड में। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो, सोचो कि आप असेट्स खरीद के लाए, ठीक, तो परचेज प्राइस लगी होगी है, तो इसके नीचे आप क्या लिख रही है, तो परचेज प्राइस तो लिखा ही है, प्लस वही अगर उस पर जीएसटी लगा है, कस्टम ड्यूटी लगी है, तो ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यानी अगर मान लो मैं कोई असेट्स लेकर आया हूं जिस पर जीएसटी लगा है, ये एक असेट हम 5 लाख रुपए की लाए हैं, जिसमें सामने वाले ने हमें बिल बनाकर दिया, इस पर जीएसटी लगाया उसने 12%, 60,000, 5,60,000। अब मैं अपने बुक्स में एंट्री क्या करूंगा, एंट्री करूंगा पीपी अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। अब इसकी अगर मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी तो आईटीसी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तो पार्टी को मैंने 5,60,000 दिया, सेट 5 लाख की और 60,000 मेरे लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इसकी मुझे जीएसटी में क्रेडिट मिल जाएगी, यही पैसा मुझे रिफंड हो जाएगा मान लो। तो फिर आपने कॉस्ट में तो 5 लाख ही लिखे ना, जीएसटी का नहीं, तो वही वाला कंसेप्ट जो अपना मटेरियल में था, इसलिए आप इसके नीचे लिखोगे नॉन रिफंडेबल एंड नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस। परचेज प्राइस तो लिखा हुआ है, इसके नीचे प्लस करते जाएंगे नॉन रिफंडेबल एंड नॉन क्रेडिटेबल टैक्सेस, ये ऐड कर देना है आपको। तो अगर ये नॉन रिफंडेबल होता, मान लो इसकी क्रेडिट नहीं मिलने वाली होती, तो फिर मैं आईटीसी अकाउंट डेबिट नहीं कर पाता, फिर मुझे पूरे 5,60,000 पीपी अकाउंट में डेबिट करना पड़ता। तो अगर टैक्स रिफंडेबल हो तो उसके लिए अलग से डेबिट मतलब कि रिकवरेबल आइटम, ये कहीं ना कहीं हमें सेट ऑफ करेंगे, जब हम टैक्स देंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे या रिफंड ले लेंगे गवर्नमेंट से।
तो जिसकी क्रेडिट मिलना हो उसको फिर कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते। और अगर क्रेडिट नहीं मिलेगी, कई चीजें अभी आप जीएसटी में पढ़ोगे, तो अगर ये नॉट क्रेडिटेबल है तो इट पार्ट ऑफ कॉस्ट। ठीक, फिर क्या लिखोगे, वही अपना सारे वहां से यहां आया होगा तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, लोडिंग अनलोडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये सब चीजें। और ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, ये सब, ये सेकंड नंबर, एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो होती है वो यही तो है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। ट्रांसपोर्टेशन, मशीन को लाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। तो ये एक्चुअली जो मैं लिखवा रहा हूं आपको, ये दोनों पार्ट का मिला के लिखवा रहा हूं, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, ये दोनों, तो इन दोनों का चार्ट हो जाएगा, है ना, इस तरह से आता है। या फिर इसमें आपने सिर्फ क्या लिखा, परचेज प्राइस और प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, और बाकी सब इस तरफ लिख दो, बाकी सब इस तरफ लिख सकते हैं। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है इंस्टॉलेशन के बाद, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, ट्रायल रन एक्सपेंसेस, ट्रायल रन में जो मटेरियल यूज होता है वो रॉ मटेरियल भी कैपिटलाइज हो सकता है क्योंकि वो ट्रायल रन से रिलेटेड है, तो ट्रायल रन एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट, माइनस सेल ऑफ ट्रायल रन प्रोडक्ट। ट्रायल रन करने में आपने जो मटेरियल खर्च किया, लेबर खर्च की, वो आपने कैपिटलाइज कर दी 5,000 आपकी मशीन की कॉस्ट में, ठीक है, क्योंकि ट्रायल रन एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होते हैं। लेकिन इस ट्रायल रन में कुछ बना प्रोडक्ट, बनाना कुछ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट बेचा आपने, तो जब उसकी कॉस्ट कैपिटलाइज की तो उसकी रिकवरी भी यहीं से माइनस होना चाहिए। मान लो ट्रायल रन प्रोडक्ट आपका 2,000 में बिका, तो यहीं से कॉस्ट को रिड्यूस करेगा, ठीक है। वो मेन कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ अभी तो हम ट्रायल कर रहे थे, ठीक है, ये माइनस कर देना है। फिर और क्या लिख सकते हो आप इसमें, तो वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है यहां पर, लेकिन यहां इतनी जगह नहीं होगी, एक्सेट्रा वर्ड लिख दो। ऊपर लिखा है टॉप पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, अभी अपन एग्जांपल करेंगे उसमें आते जाएंगे। जैसे आपने मशीन खरीदने के लिए अपने डायरेक्टर को फॉरेन भेजा, तो फॉरेन टूल एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू मशीनरी, तो स्पेसिफिकली किस लिए, मशीन खरीदने के लिए, तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस ऐड करें, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट, लोन पे ली मान लो मशीन, तो यहां पर आ जाएगा S16 बोरिंग कॉस्ट वाला, है ना, अभी पढ़ेंगे हम इसके बाद। तो S16 में ऐसा लिखा है, वहां पर भी यही लिखा होगा, अप टू रेडी टू यूज, जब तक आपकी मशीन रेडी टू यूज रहती तब तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करो। यानी मान लो मैंने ये असेट्स 1 जनवरी 2020 को खरीदी और मुझे इसको इंस्टॉल करने में लग गए 31 दिसंबर 2020 लग गए। यहां पर रेडी टू यूज हुई, इस दिन ट्रायल रन हो गया, रेडी टू यूज हुई, तो यहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा। इसके बाद जो इंटरेस्ट लगेगा, लोन तो 10-10 साल चलेगा, 20-20 साल चलेगा, तो वो पीएनओ में जाएगा। अप टू रेडी टू यूज इंटरेस्ट कैपिटलाइज, ठीक है, वहां तक का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। यानी ये भी कंसेप्ट वही एक ही है, अप टू रेडी टू यूज ऑल एक्सपेंडिचर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग असेट्स इन वर्केबल कंडीशन, ठीक है। वर्केबल कंडीशन तक लाने में जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सब कैपिटलाइज। और तीसरा डीकमीशनिंग रीस्टोरेशन कॉस्ट, ये मैं बताता हूं, ये तो मेन बिल्कुल नया पॉइंट S10 का, मतलब ये 2 पॉइंट तो पहले भी थे पुराने एस में भी, नए एस में ये नहीं था। और ये उठाइए इंड एस से, ये पहले एस में नहीं थी, इंड एस से उठाइए पॉइंट। अब एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग अ न्यू फैसिलिटी और बिजनेस सच एस इनॉग्रेशन कॉस्ट। पहले ऐसा होता था कि सर उद्घाटन के खर्चे भी कैपिटलाइज कर देते, अब मना कर दिया इसे, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड, क्योंकि उस इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस से उस असेट में कुछ हुआ क्या, वो असेट्स के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है क्या, असेट्स से रिलेटेड है, खरीदने या इंस्टॉलेशन से, ना खरीदने से रिलेटेड है ना इंस्टॉलेशन से। नहीं भी करते इनॉग्रेशन तो भी मशीन चलती, नहीं भी करते अगर इनॉग्रेशन तो भी मशीन चलती है ना, तो इससे रिलेटेड है। Cost of introducing a new product or service including cost of advertising and promotion expenses,
ठीक, ये भी एक्सक्लूड एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन एक्टिविटीज। कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन, इस पे इलस्ट्रेशन भी ध्यान रखना। कंडक्टिंग बिजनेस इन न्यू लोकेशन और विथ अ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग। ये मशीन लाए आपने, अब इस मशीन को इंस्टॉल कर दिया, रेडी टू यूज कर दिया, यहां तक के एक्सपेंस कैपिटलाइज कर दिया। फिर आपने वर्कर को बुला के उनको समझाया कि इस मशीन को ऐसे ऐसे चलाते, ट्रेनिंग दी उसको, तो वो ट्रेनिंग कॉस्ट मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगी, वो लेबर कॉस्ट है, वो मशीन की कॉस्ट नहीं। तो ट्रेनिंग एक्सपेंसेस आर एक्सक्लूडेड। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर जनरल ओवरहेड्स, मतलब ऑफिस का एक स्टाफ आपका जो है उसने मशीन के लिए ऑर्डर दिया, तो आप बोल रहे हो कि वो भी तो सर इसकी कॉस्ट है, नहीं, ये तो उसका काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, तो ऐसे तो हर कास्ट इधर आ जाएगी। तो मशीन से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होना चाहिए, इसलिए जनरल ओवरहेड्स को और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को एक्सक्लूड किया हुआ है। तो एक्सक्लूड की लिस्ट भी ध्यान रखना है। हो सकता है एक क्वेश्चन इस एएस में सिर्फ इस बात का बना है कि इनिशियल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीपी, initial recognition of PP at cost, what should be included in cost, cost elements of cost, तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है। अब सिर्फ डीकमीशनिंग वाला बचा है, मैं आपको बताता हूं उसको। तो पहले तो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है बिहाल, ये सब नीचे लिखी हुई है। जैसे परचेज प्राइस में क्या लिखा है, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस वगैरह, और ट्रेड डिस्काउंट वगैरह हो तो माइनस करना है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट में क्या लिखा है, एक वर्ड, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द असेट्स। ये वर्ड आपको लीगल लैंग्वेज में थोड़ा याद रखना चाहिए ताकि थ्योरी लिखने में अच्छा रहेगा। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मींस दैट कॉस्ट विच इज नेसेसरी टू ब्रिंग द असेट टू लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग, मींस उस कंडीशन तक लाने, वर्केबल कंडीशन में एक वर्ड बोला था मैंने, तो वर्केबल कंडीशन में लाने तक के एक्सपेंडिचर को आप कहोगे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज 3.69 पर, द फॉलोइंग कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड, नॉट वर्ड अंडरलाइन, कॉस्ट इंकर्ड व्हाइल एन आइटम केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज और इज ऑपरेटेड एज लेस देन फुल कैपेसिटी। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज लॉस इंकर्ड व्हाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्ट अप and cost of relocating, reorganizing part or all the operations of an enterprise। तो तीन बात समझते हैं, इनको इंक्लूड करने से मना कर। पहला है कॉस्ट इंकर्ड व्हाइल एन आइटम केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्रॉट, मतलब ये कि आपने इंस्टॉल कर दी मशीनरी, ठीक, ट्रायल रन हो गया, वहां तक केपेबलाइज करना है। अब आप इसका टारगेट बनाया था आपने 1 लाख यूनिट बनाना, वो 1 लाख का टारगेट नहीं आ पा रहा है, उसमें टाइम लग रहा है आपको, तो उस दौरान जो कॉस्ट इंकर्ड कर रहे हो आपके टारगेटेड अचीवमेंट के लिए, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए, आप 100% कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो वो एक्सपेंडिचर यहां इंक्लूड नहीं होंगे। पढ़ के देख लो फिर से, क्या लिखा हुआ है, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज, यानी जिस इंटेंशन से मैनेजमेंट ने मशीन खरीदी थी वो इंटेंशन अभी पूरा होने में टाइम है, ब्रॉट इनटू यूज और इज ऑपरेटेड एट लेस देन फुल कैपेसिटी। आपने सोचा फुल कैपेसिटी वर्क करेंगे और नहीं कर रही है, तो उस दौरान जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि एक बार इंस्टॉलेशन तो हो गया ना, ठीक है, इंस्टॉलेशन हो गया, वहां तक की रेडी टू यूज। अब एक्चुअली जब आपने यूज करना शुरू करा तो जितना इसके मैन्युफैक्चरर ने कैपेसिटी बताई थी उतनी कैपेसिटी यूज नहीं हो पा रही। उन्होंने बताया था 1 लाख यूनिट पर आवर निकाल देगी, और निकाल ही नहीं दी, तो आपने उसके लिए कुछ और एक्सपेंडिचर किए, तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं होगा। जैसे हमारी गाड़ी के माइलेज के बारे में कंपनी ने बताया, ठीक, लेकिन हम गाड़ी लाए, इंश्योरेंस कराया, आरटीओ के चार्जेस दिए, एक्सेसरीज लगवाई, यहां तक कैपिटलाइज करते हैं, फिर चलाना शुरू कर दिया। अब माइलेज उतना नहीं आ रहा, तो आपने फिर से दिखाई गाड़ी सर्विसिंग पे, कैसे माइलेज सुधरवाया, तो सर्विसिंग खर्च से लगे, एक्सपेंसेस लगे, ताकि वो सही माइलेज दे, तो वो एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं होगा। इस तरह से तो इंटेंडेड यूज तक आए ना आए, रेडी टू यूज है ना, बस। अब इंटेंशन जो आपका इंटेंशन तो 2 लाख यूनिट का हो जाए, तो वो आने में तो टाइम लगेगा अचीवमेंट। तो अगर लेस देन फुल कैपेसिटी भी वर्क कर रही है तो भी आपको कॉस्ट वहीं तक कैपिटलाइज करना है, रेडी टू यूज। मैं बार बार बोल रहा हूं। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज लॉस दोज इंकर्ड व्हाइल डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्ट अप। अब नई नई मशीन लाए थे, इसका आउटपुट धीरे धीरे मार्केट में एस्टेब्लिश होगा, तब जाके आपका ये बिकना शुरू होगा। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ
कि मशीन को ऑपरेट करने की कॉस्ट ज्यादा आई, प्रोडक्ट कम बन पाया, बिका कम, तो लॉस हो गया, ऑपरेटिंग लॉस इनिशियली जब मार्केट में डिमांड बिल्टअप हो रही थी। तो उस दौरान ये जो लॉस हुआ वो लॉस कॉस्ट थोड़ी मानेंगे, क्या वो तो ऑपरेटिंग लॉस है, वो क्या कैपिटल लॉस है, तो वो भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। तीसरा, कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग, इस पे स्टार बना है। रीलोकेटिंग और रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट आर ऑल द ऑपरेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। नैनो, टाटा नैनो एग्जांपल लिखो। वेस्ट बंगाल में प्लांट लगना था, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने किसी कारण से ऑब्जेक्शन ले लिया, उनको पूरा नैनो प्लांट उठाकर दूसरे के लाना पड़ा। तुरंत मोदी जी उस वक्त थे गुजरात में, उन्होंने तुरंत गुजरात में रातों रात जमीन अलॉट कर दी और इनका प्लांट शिफ्ट करवाना पड़ा। तो जो शिफ्टिंग एक्सपेंसेस हुए, क्या वो कैपिटलाइज होना चाहिए? रीलोकेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो सारी मशीनरी वहां से उठा के यहां इंस्टॉल की, वो कैपिटलाइज नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे सर? वो भी इंस्टॉलेशन के नहीं, वो री इंस्टॉलेशन के। इंस्टॉलेशन वहां हो चुका था, रेडी टू यूज थी वहां पे सेट, उसको वहां से हटा के और यहां लाए, तो वहां से निकालने के खर्चे फिर यहां लाने के खर्चे ये नहीं होंगे, क्योंकि उस एक्सपेंडिचर वो सब्सिक्वेंट कॉस्ट हुई, वो इनिशियल तुरंत कॉस्ट हुई। सब्सिक्वेंट कॉस्ट कब कैपिटलाइज होती है? अगर उस कॉस्ट से आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो यहां क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट के बारे में लिखे हुए हैं, साइट के देख लो एक बार। कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फॉर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ऑफ पीपी। एम्प्लॉइज की सैलरी वेजेस वो वाले आप इंक्लूड करोगे कॉस्ट में जो कि एम्प्लॉइज इंस्टॉलेशन में लगे। ये तो अपने लर्न ट्वेल्थ में पढ़ा था, वेजेस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो वो एम्प्लॉइज कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगी, क्योंकि वो एम्प्लॉइज डायरेक्टली एंगेज है इन इंस्टॉलेशन प्रोसेस, अदरवाइज इंक्लूड नहीं करते। साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, जब कोई बड़ी मशीनरी, हेवी मशीनरी लाते हैं इसको इंस्टॉल, तो कई बार क्या होता है गड्ढे करना पड़ता है और वहां पर सीमेंट कंक्रीट की पूरा बेस बनाना पड़ता है, तो साइट प्रिपरेशन हुआ फॉर इंस्टॉलेशन पर्पस, तो ये भी डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल। इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग, जब मशीन आई तो इनिशियल डिलीवरी की और हैंडलिंग कॉस्ट लगती है, लोडिंग अनलोडिंग। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट, ये भी। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग तो मैंने बताई दी आपको, ट्रायल रन। और प्रोफेशनल फीस, हो सकता है मशीनरी कुछ अलग स्पेशल डिजाइन की थी, हम इंस्टॉल नहीं कर पाते, तो एक स्पेशलिस्ट आया साथ में, वो आया, उसने इसको इंस्टॉलेशन कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो वो प्रोफेशनल फीस जो होगी वो भी कैपिटलाइज होगी, बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ कॉस्ट। फिर नीचे लिखा हुआ कॉस्ट ऑफ दैट आर नॉट कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, नॉट वाले पॉइंट। कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी यानी इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस। नंबर 2, कॉस्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट के लिए आपने पूरे शहर में एड लगवा दी जो इस मशीन से बनने वाला है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। सी, कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इन अ न्यू लोकेशन विथ न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, ये भी नहीं। और एडमिनिस्ट्रेटिव तो ऊपर ही बातें हो चुकी है अपनी। एक एग्जांपल लिखा 3.70 पेज नंबर पे। इनकम में बी अर्न थ्रू यूजिंग अ बिल्डिंग साइट एज अ कार पार्क अंटिल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। होता है ना, बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, तो जब तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जमीन खाली पड़ी है, तो लोगों से कार पार्क करवा दी और उनसे किराया ले लिया। ठीक है, until construction start, because incidental operation are not necessary to bring an item to the location and condition necessary for it to be capable of operating in manner intended by management. The income and related expenses of incidental operation are recognized in the statement of profit and loss and included in their respective classification of income and expense. तो उस कार पार्किंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस उस कार पार्किंग की इनकम पीएनएल में जाएगी, क्योंकि ये उस बिल्डिंग को बनाने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नहीं है, उसके लिए डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल है टू वर्केबल कंडीशन, उसको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, उसको वर्केबल कंडीशन में लाने तक कार पार्किंग की जरूरत है क्या? नहीं थी। तो इसलिए ये ना इनकम यहां लिखेंगे ना एक्सपेंडिचर लिखेंगे। एक और इलस्ट्रेशन 4, ये भी करना आप, ये मैंने अभी आपको नैनो का एक एग्जांपल दिया। एंटिटी एज एन एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड factory property which intend to knock down and redevelop. During the redevelopment period, the company will move its production facility to another temporary site. ये पुरानी बिल्डिंग हो गई थी फैक्ट्री की, इसको रिनोवेट करने के लिए, पूरा तोड़वा के नया बनाने के लिए इन्होंने अपनी सारी मशीनरीज किसी टेम्पररी साइट पे ले गए, वापस ले आएंगे इधर, वहां ले गए। ठीक है,
अब वहां पर ले जाने के लिए खर्चे कौन कौन से होते हैं? सेटअप कॉस्ट ऑफ 5 लाख टू इंस्टॉल मशीनरी इन न्यू लोकेशन, वहां पे भी इंस्टॉल करना पड़ेगी, तो वहां उस नई साइट का रेंट 15 लाख रुपए। यहां से रिमूव करने की कॉस्ट 3 लाख टू ट्रांसपोर्ट द मशीनरी फ्रॉम वन ओल्ड लोकेशन टू टेम्परेरी लोकेशन। तो ये सब कैपिटलाइज नहीं होगी। अभी मैंने आपको बताया रीलोकेशन कॉस्ट, नैनो का एग्जांपल दिया आपको मैंने, बिकॉज दीज आर नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। वो जो फैक्ट्री बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, जहां से आप शिफ्टिंग कर रहे हो, उसको बनाने के लिए उसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के लिए क्या जरूरी चीज थी? क्या ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट था? नहीं था। ये तो आपकी मशीनरी थी, इसलिए आपने को ऐसा करना पड़ा, और नहीं होती तो भी बिल्डिंग बन जाती ना। तो क्या लिखा हुआ है? कंस्ट्रक्शन एंड और एक्वायरिंग अ न्यू असेट में रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल कॉस्ट दैट वुड हैव बीन अवॉइडेड इफ असेट हैड नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड और एक्वायर्ड। These costs are not to be included in the cost of asset if they are not directly attributable. ठीक है, तो अल्टीमेट लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ? कैन नॉट बी कैपिटलाइज। इस तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है। तो आप शिफ्टिंग का तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि शिफ्टिंग एक्सपेंसेस आर नॉट कैपिटलाइज। फिर 5th नंबर इलस्ट्रेशन एक दिया हुआ, ये आप कर लेना, सुपरमार्केट के बारे में दिया हुआ, अच्छा इलस्ट्रेशन है। फिर 6th नंबर है स्टार्टअप पीरियड कॉस्ट। हाँ, ये एक अच्छा एग्जांपल है, सुनना जरा। एन अम्यूजमेंट पार्क हैज अ सॉफ्ट ओपनिंग टू पब्लिक। एक बड़ा सा पार्क बन गया कंप्लीट, लेकिन आपने स्टार्टिंग में सॉफ्ट ओपनिंग का मतलब है कि अभी आपने एकदम पूरा नहीं खोला, सबको एंट्री नहीं दी, कुछ लोगों को एंट्री देना शुरू की ताकि लोग आए और वहां की सारी फैसिलिटीज देखें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, फीडबैक दें, हम उसको सुधारेंगे, फिर फुल फ्लेश में खुलेगा। Then amusement park has soft opening to public to trial run its attractions. Tickets are sold at 50% discount during the period and operating capacity is 80%. The official opening day of amusement park is 3 months. मतलब ऑफिशियली जो ओपन होगा वो 3 महीने बाद होगा। अभी सॉफ्ट ओपनिंग, ट्रायल बेसिस पे ओपनिंग की। तो अब आपको लगेगा सर जैसे हमने मशीन में ट्रायल रन के एक्सपेंसेस कैपिटलाइज किए, तो ऐसे ही ये ट्रायल रन में जो इनकम हो रही है इनको, है ना, ये 50% डिस्काउंट पर टिकट बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है, तो क्या ये माइनस करना चाहिए? तो हम पढ़ते हैं आगे। अब क्या लिखा है लेटर? द मैनेजमेंट क्लेम दैट द सॉफ्ट ओपनिंग इज अ ट्रायल रन नेसेसरी फॉर द अम्यूजमेंट पार्क टू बी इन द कंडीशन केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन इंटेंडेड मैनर। तो जो इनका इंटेंडेड मैनर था कि हमारे पास कम से कम 2000 लोग पर डे आना चाहिए, तो उस इंटेंडेड मैनर तक लाने के लिए उन्होंने पहले सॉफ्ट ओपनिंग करके देखी कि इनकी फैसिलिटीज उतनी इतने लोगों को हैंडल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। 3 महीने का ट्रायल रखा है इन्होंने, ठीक है, इंटेंडेड मैनर। अकॉर्डिंगली द नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट इंकर्ड शुड बी कैपिटलाइज। कमेंट, तो नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट शुड नॉट बी कैपिटलाइज बट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन P&L अकाउंट। क्यों? इवन दो इट इज रनिंग एट लेस देन फुल कैपेसिटी। तो अभी अपन ऊपर एक पैराग्राफ पढ़ के याद करो कि आपको सिर्फ रेडी टू यूज तक, वो यूज तो है ना, आप भले ही कम लोगों को आने दे रहे हो लेकिन आने दे रहे हो, इसका मतलब रेडी तो है ना, तो रेडी टू यूज तक के एक्सपेंसेस कैपिटलाइज होना थे। अब आपका इंटेंडेड, मैंने आपको बताया था कि मशीन की कैपेसिटी 1 लाख है, माइलेज वाला एग्जांपल दिया, वो सारी चीज रिवाइज करके देखना वीडियो में वापस, क्या बोला था कि वहां पर मतलब इंटेंडेड यूज तक के एक्सपेंसेस अगर हो रहे हैं तो वो कैपिटलाइज नहीं होते। अपन ने ऊपर नॉट वाली लिस्ट में पढ़ा, आप चाहें तो पेज नंबर वापस में ले आता हूं आपको, ये पढ़ा था हमने पेज नंबर 3.69 पर, एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट दैट आर नॉट कॉस्ट। तो देखो इसमें यहां लिखा हुआ है, नहीं इससे ऊपर पढ़ा सर, 3.69 पे सबसे टॉप पर फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट इंकर्ड व्हाइल द आइटम केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग। तो अम्यूजमेंट पार्क केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग है बट इन इंटेंडेड मैनर बाय मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्रॉट। यानी वो जो इंटेंडेड, अब मैनेजमेंट का क्या था कि वो फुल कैपेसिटी पे अम्यूजमेंट पार्क चलाएंगे 3 महीने बाद, तो वो इंटेंडेड मैनर आने में टाइम लगेगा। तो उस तरह की कॉस्ट, वो जो कॉस्ट होगी 3 महीने की, वो कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ। तो आप चाहें तो यहां पर वो इलस्ट्रेशन नंबर लिख लें, कौन सा इलस्ट्रेशन जो मैं भी हाल पढ़ा रहा था आपको, अम्यूजमेंट पार्क वाला। ठीक है, तो ये स्टार्टअप पीरियड की कॉस्ट जो होती है वो उसको आपको फैक्ट देख के समझना बड़ा अच्छा है। ऐसे ही आपको बड़ा अच्छे क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है इससे में से एज उठ के आ जाए, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, तो आप देख लेना इस तरह की बात को। ठीक,
अब आते हैं सी पार्ट, डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन एंड सिमिलर लायबिलिटी। मैंने ऊपर एक पार्ट छोड़ा था आपको, ये तो बड़ा शानदार पार्ट है। लायबिलिटी, आप सुनो फिर से वर्ड सुनो, डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन और सिमिलर लायबिलिटी को कैपिटलाइज करने का बोल रहा हूं। ऊपर जाओ, मन 3 पॉइंट पढ़े थे, एक तो परचेज प्राइस पड़ी थी, एक डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट, डायरेक्टली भी ये सब आ गए इतने सारे जो अपन पढ़ रहे हैं, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। और तीसरा एक और था यहाँ पर डीकमीशनिंग और रिकॉग्नाइज, जिसको मैंने आपको डी लिखवाया था, डाउट। तो ये बात तो समझ में आती है कि मैंने मशीन के खरीदने पे 5 लाख रुपए खर्च किए, मैंने मशीन के इंस्टॉलेशन पे 1 लाख खर्च किया, ये कैपिटलाइज होंगे 6 लाख की बात तो समझ में आती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो लायबिलिटी है आपकी, उस लायबिलिटी को भी कैपिटलाइज करो। लायबिलिटी कैपिटलाइज कैसे हो जाएगी? तो लायबिलिटी ऐसे कैपिटलाइज हो जाएगी कि आप पीपी अकाउंट डेबिट कर दो 1 लाख से, और ये अभी आपने दिए नहीं है, ये देना है आपको आउटस्टैंडिंग। तो ऐसी कौन सी लायबिलिटी इसको कैपिटलाइज करना है? ये उधार खरीदी असेट्स मैंने सप्लायर से, तो इसकी एंट्री भी होती है पीपी अकाउंट डेबिटेड टू सप्लायर अकाउंट, जो भी क्रेडिटर अकाउंट। ये खर्चे उधार करे तो उसमें भी ऐसा हो जाता है। तो ये बात तो समझ में आती है। ये तो होता भी, उधार भी खरीदते हैं, नगद भी खरीदते हैं, लोन से भी खरीदते हैं, वो सब चलता है। ये लायबिलिटी कौन सी? डीकमीशनिंग, रेस्टोरेशन, सारी लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी लायबिलिटी कैपिटलाइज करना, ध्यान से सुनना जरा बात। तो एक बात माइंड से निकाल देना, ये उधार खरीदना है, लोन से खरीदना, उस लायबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं हम। ये लायबिलिटी की बात कर रहे हैं डीकमीशनिंग, यानी इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग, रिमूविंग द आइटम एंड रिस्टोरिंग द साइट ऑन विच इट इज लोकेटेड, रिफर्ड टू एज डीकमीशनिंग कॉस्ट। अभी भी समझ में नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं। और आगे लाइन लिखी, द ऑब्लिगेशन फॉर विच एन एंटरप्राइज इंकर इधर व्हेन द आइटम इज एक्वायर्ड और एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैविंग यूज्ड द आइटम ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड फॉर द पर्पस अदर देन द प्रोड्यूसिंग इन्वेंटरी वगैरह वगैरह। अभी भी समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि आपके घर पर ऊपर छत पर मोबाइल टावर, क्या लगवाना? मोबाइल टावर। आपने एयरटेल वालों को आप कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आपकी छत पर टावर लगाए, वो बदले में आपको क्या देंगे? किराया। वो तो आपकी रेवेन्यू इनकम, वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं एयरटेल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। एयरटेल कंपनी अपने बुक्स में उस टावर को पीपीई में रिकॉग्नाइज करते होंगे या नहीं करते होंगे? तो बिल्कुल करते होंगे। उस टावर में पूरा लोहा लगा होगा, इंस्ट्रूमेंट्स लगे होंगे, बहुत कुछ लगा होगा उस टावर में, तो वो सारे उन्होंने खरीदे होंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे। एयरटेल की बुक्स की बात कर रहा हूं मैं, अपनी बुक्स की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक, फिर उसके लिए उन्होंने कुछ वर्कर भेजे होंगे जिन्होंने उसको इंस्टॉल किया होगा। इतना बड़ा टावर इंस्टॉल करना कोई एक आदमी की बस की बात नहीं होती, तो पूरा इंस्टॉल किया होगा, तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट। इंस्टॉल करते समय उनको उस छत पर, हमारी छत पर कुछ बड़े बड़े सरिये सीमेंट वगैरह से पूरा गाड़ना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है हवा में अदरवाइज वो गिर भी सकते हैं। तो इसका बेस जो होता है बहुत मजबूत बनाते हैं। ऐसे अपने छोटे छोटे घरों की छत पे नहीं लगता टावर, आपने देखा कितने ऊंचे लगते हैं, और इतना भारी लोहा लगता है उसमें, और हवा को उसको रोक पाए तो उसके लिए नीचे बेस बहुत मजबूत बनाया जाता है। तो हो सकता है आपकी छत में वो थोड़ी बहुत तोड़फोड़ करके और उसमें सरिये निकाल के और उसमें पिल्लर बनाए पूरा आरसीसी का, और उस आरसीसी के पिल्लर में वो पूरा टावर अंदर फिट होता है बड़े बड़े बोल्ट के साथ। तो वो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट वो भी उन्होंने क्या की होगी? कैपिटलाइज की होगी। ठीक, अब आपका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 5 साल का है। कितने साल का है? 5 साल का है। 5 साल बाद उनको एयरटेल वालों को वहां से टावर उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ के वो कहीं और ले जाए। लेकिन हमारे एग्रीमेंट में ये शर्त तय हुई है कि जब भी वो इसको डिसमेंटल करेंगे, रिमूव करेंगे यहां से, तो हमारी जो छत वो खराब करके जाएंगे। ठीक है, उखाड़ेंगे तो डेफिनेटली वो सब तोड़फोड़ होगी, वो वापस से उसको रिस्टोर करेंगे, सेम कंडीशन में लाके रख देंगे जैसे हमने छत पहले दी थी वैसी। तो आज नहीं, ये खर्चा भी नहीं होगा। ये डीकमीशनिंग एक्सपेंसेस कब होगा? आज से 5 साल बाद होगा। तो इसका एस्टिमेट निकालो कि 5 साल बाद उसको वापस से डीकमीशनिंग या रिस्टोरेशन करने के लिए कितना पैसा खर्च होगा। ठीक है, उस लायबिलिटी को, जो लायबिलिटी अभी नहीं हुई, टू बी इंकर्ड आफ्टर 5, उस लायबिलिटी को अभी से कैपिटलाइज करने का बोल रहा हूं। ये नई बात आई थी इसे, और ये इंड एज से उठी थी। एक और एग्जांपल, आप
ड्रिलिंग के लिए समुद्र में बीच में ड्रिलिंग करते हैं, है ना, क्रूड ऑयल निकालने के लिए, पेट्रोलियम पदार्थ के लिए। अब ऐसा रहता है कि जब वो जैसे ड्रिलिंग कंप्लीट हो जाएगी या जब भी आपका वो खत्म करोगे, आप सपोज मान लो वो वहां से ऑयल निकलना बंद हो गया, तो आप क्या करोगे, उसको ड्रिलिंग खत्म करके और वहां से ऑयल वगैरह निकलना बंद हो गया, तो अब आप क्या अपनी मशीनरी वहां रखोगे? नहीं रखोगे ना, वहां से सारे इंस्ट्रूमेंट्स निकाल के आप कहीं और चले जाओगे। लेकिन एनवायरमेंटल पर्पस के लिए कुछ गाइडलाइन बनी हुई है कि जब भी आप ऐसा करोगे, वहां से वो ड्रिलिंग रिमूव करोगे, तब आपको वो जो नीचे छेद किया आपने समुद्र में, उसको आपको रिग से ढकना होगा, एक रिग लगाना पड़ेगी, उस रिग से आपको उसको पैक करना होगा। तो रिग के एक्सपेंस अभी नहीं होना है, कब होना है? बाद में। तो बाद में होना है, लेकिन वो लायबिलिटी डीकमिश्निंग, तो उसको अभी से रिकॉग्नाइज करने का बोला है। ठीक है, अब ये कौन सा कंसेप्ट सर अभी से कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो यही खास बात इसमें है। और यहां पर इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है, इसका एग्जाम्पल मैं आपको AS29 से अलग से दूंगा। अभी मैं उसका कंसेप्ट समझाता हूं आपको, क्या कंसेप्ट है उसका, सुनना जाए बात को। तो कंसेप्ट उसका ये है कि हम बात कर रहे हैं आज 0 ईयर में, ठीक है। यहां मैंने कोई एसेट्स खरीदी, परचेज प्राइस हुई उसकी, परचेज प्राइस 5 लाख, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करना 1 लाख, 6 लाख, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 2 पॉइंट हो गए अपने, पहली परचेज कॉस्ट सारी आ गई, इसमें टैक्सेस वगैरह भी, ये डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट हो गई। प्लस आपको लिखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमिशनिंग लायबिलिटी, ये आपका पीपी अकाउंट आएगा। तो डीकमिशनिंग जो एक्सपेंसेस होंगे, रेस्टोरेशन जो एक्सपेंसेस होंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कंसेप्ट समझना है कि आपको ये डीकमिशनिंग एक्सपेंसेस आज से 5 साल बाद करना है, एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5वें साल के एंड में करना है। और उसके आज एस्टिमेट लगाओ, जैसे हम एस्टिमेट लाइफ एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू निकालते हैं, ऐसी एस्टिमेटेड डीकमिशनिंग कॉस्ट एट द एंड ऑफ एग्रीमेंट। तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जितने भी साल का एग्रीमेंट है, वहां पर वो मोबाइल टावर को वापस से डिसमेंटल करेंगे, तो अपनी छत को बराबर करके जाएंगे वो लोग, जितने सरिये वगैरह जो भी मतलब खोदने वगैरह काम होगा, वो सब वापस प्लेन करवा के और सब कंप्लीट करके जाएंगे। तो आज से 5 साल बाद उनको 1 लाख रुपए खर्च आना, ये एस्टिमेट उन्होंने यहां लगाया। 0 ईयर यानी प्रेजेंट, फर्स्ट डे, है ना, फर्स्ट ईयर का ओपनिंग। तो ये तो फ्यूचर वैल्यू होगी। ये कौन सी होगी? फ्यूचर वैल्यू होगी। आज की वैल्यू क्या है इसकी? क्योंकि मुझे तो आज रिकॉग्नाइज करना है ना, प्रेजेंट में। तो ये तो फ्यूचर वैल्यू। तो अब आपको फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने का तरीका आता है डिस्काउंटेड, डिस्काउंटिंग। तो 5 साल का डिस्काउंट फैक्टर ले लो। 5 साल का डिस्काउंट फैक्टर मान लो 10% से लेते हैं, तो डिस्काउंट फैक्टर निकालना आता ही होगा, 1 डिवाइड बाय 1.10, ठीक है ना। तो डिस्काउंट फैक्टर 909,826,751,683 और 68621, इतना तो मुझे याद है, ठीक है। तो 10% से 5 साल का फैक्टर, तो उस 1 लाख रुपए को मुझे डिस्काउंटिंग करना है। किससे? 5वें साल से, क्योंकि वो 1 लाख रुपए घटते 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 कितने जाएंगे? 6 to 1, यानी मुझे इस 1 लाख को इंटू करना चाहिए 0.621, और कैलकुलेटर में निकालना जानती हो, 1 डिवाइड बाय 1.10 करोगे, एक बार प्लेस करोगे तो ये आएगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, इक्वल, सिर्फ इक्वल प्रेस करना ही आ जाएगा। तो 6th ईयर का फैक्टर, इनको टोटल मत लगा देना, टोटल लगा दोगे तो 5 बार डिस्काउंटिंग हो जाएगा वो, समझो। 5वां हमने तो, हमें क्या हर साल 1 लाख खर्च करना है क्या? हर साल 1 लाख खर्च करना होता तो पहले साल का 1 लाख रुपए, फिर दूसरे साल 1 लाख रुपए, कैसे होता? हमें तो सीधे 5th ईयर में ही कन्वर्ट करना है, बिल्कुल। तो 5th ईयर का यानी आज का 1 रुपया 5th ईयर का कितना हो जाएगा? 6.621। तो 6 to 1 से इंटू कर दिया मैंने, यानी 62,162,100। ये 1 लाख के आज की वैल्यू 62,100 है, तो 6 लाख 62,100, ये पीपी अकाउंट डेबिट होगा। ये कंसेप्ट है। तो वो फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू।
या ऐसा समझ लो कि आज अगर मैं 62,100 की एफडी कराता हूं तो 10% ब्याज जुड़ते 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 5वें साल में 1 लाख रुपए हो जाएगा और मैं 1 लाख खर्च कर दूंगा। अब इसकी एंट्री कैसे होगी सर? तो मैं इसकी एंट्री भी समझा दूं आपको। आपने इसकी एंट्री की अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो इस 6 लाख की एंट्री तो डायरेक्ट कर दी, पीपी अकाउंट डेबिटेड 6 लाख टू बैंक। अगर आपने इसका पेमेंट कर दिया हो तो ठीक, और नहीं तो पार्टी का नाम हो तो पार्टी का नाम लिख देंगे। ये तो एक अलग एंट्री हो गई, तो इसकी तो बात ही अलग हुई, ये तो अपने नॉर्मल अकाउंटिंग हो गई, ये स्पेशल अकाउंटिंग। इसकी एंट्री क्या करोगे? तो इसकी एंट्री आप ये करोगे, पीपी अकाउंट डेबिटेड 62,100 टू लाइबिलिटी अकाउंट। क्या करेंगे? लाइबिलिटी अकाउंट, डीकमीशनिंग लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक खोल दिया आपने। ये फर्स्ट ईयर 0। अब फर्स्ट ईयर का एंड, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। अब 31 मार्च 2001 को हम आए, ये हम बात कर रहे थे 1 अप्रैल 2000 की, तो फर्स्ट ईयर आए। तो फर्स्ट ईयर बिगनिंग में एंट्री कर दी हमने। अब 31 मार्च के दिन क्या एंट्री होगी? 31 मार्च के दिन ये लाइबिलिटी 62,000, इस पे इंटरेस्ट 10%, डिस्काउंटिंग किस रेट से की? 10, तो 10 से इंटरेस्ट लगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अकाउंट। अब 62,000 का 10% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6210। ये कहां चले जाएगा? ये चले जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और लाइबिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी, तो 62,100 प्लस ये, फिर अगले साल इन दोनों को मिला के उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर उस पर इंटरेस्ट, ऐसे क्यूमुलेटिव होता चले जाएगा। तो आखिरी में आप देखोगे कि जब फिफ्थ ईयर में आओगे तो आपके लाइबिलिटी अकाउंट में कितने रुपए इकट्ठे हो जाएंगे? 1 लाख। यानी पहले आपने डिस्काउंटिंग करके इधर आए, अब आप कंपाउंडिंग करते करते इंटरेस्ट जोड़ते 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 यहां आ जाओगे तो एग्जैक्ट 1 लाख हो जाएगा। तो लास्ट फिफ्थ ईयर में आपका लाइबिलिटी अकाउंट 1 लाख का हो जाएगा, इसको आप पेमेंट कर देना, बात खत्म हो जाएगी। ये होता है, और ये S29 में भी आएगा क्योंकि ये प्रोविजन है। तो S29 है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज के बारे में, तो प्रोविजन बनाया आपने, ये पॉइंट वहां पर भी, ये क्वेश्चन भी है वहां पर सेम, लेकिन वो सेकंड ग्रुप में। तो आप इसको पूरा अपनी कॉपी में इलस्ट्रेशन समझ लें, और ये सारे एंट्री में तो कहता हूं 5 साल की एंट्री कर लो। अगले साल का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 62,000 प्लस 6,200। ये लाइबिलिटी अकाउंट बढ़ता जा रहा है ना आपका, ये लाइबिलिटी अकाउंट बढ़ता जा रहा है आपका, तो इन दोनों को मिला के निकालना, फिर तीसरे साल उन तीनों को मिला के फिर चौथे कंपाउंडिंग करते जाना है, तो 1 लाख एग्जैक्ट आ जाएगा। आखिरी में कुछ रुपए का डिफरेंस एडजस्ट कर देंगे। ये होता है डीकमीशनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जुड़ा था एसीएस में। 3.72 अगले पेज पर, कॉस्ट ऑफ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट, खुद ही बनाए। ये तो हमने बात की बनी बनाई ऐसे खरीदते हैं, तो खुद ही बना है तो और सिंपल है, आप अपने मन से लिख दो, इसको क्या जरूरत पड़ने की। कि आप सपोज आपके खुद के ऑफिस बिल्डिंग आप खुद ही बना रहे हो, तो आप रॉ मटेरियल लाओगे, सीमेंट सरिया वगैरह, तो मटेरियल एक्सपेंसेस, लेबर एक्सपेंसेस, ओवरहेड्स, वही कॉस्टिंग ले आओ, बीच में सब कुछ वही लिखा हुआ, पढ़ के देख लेना आप। तो नॉर्मल है, इसमें कुछ खास बात नहीं। ठीक है, चलिए अभी इतना करें आप, फिर हम आगे और पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।